Welcome to you all. Today we are going to start our very new venture, University of Entrance. In this whole series, we will be focusing upon that how can we crack the entrance exams of different universities, and our very special focus will be on the CUET Pol Science. ओके, सो यहाँ पर जो भी बच्चे हैं जो यहाँ पर बीए पॉलिटिकल साइंस के एंट्रेंस के लिए यहाँ पर इंटरेस्टेड हैं, उनके लिए हम लोग ये सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। और ये CUET अंडर ग्रेजुएट के जितने भी एंट्रेंस हैं आपके हैं और यूनिवर्सिटीज़ हैं, ये उन पर फोकस करके बनाया गया है। सो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर विद अ मोटिवेशनल कोट that take the first step in faith. You don't have to see the whole staircase, just take the first step. So ये आपका जो कोट है, ये मार्टिन लूथर किंग यहाँ पर है, इन्होंने ये बोला है कि अगर आप कोई भी अपना वेंचर स्टार्ट करना है, अगर आपको प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है, तो सबसे पहला स्टेप आपको लेना पड़ेगा, और यू नीड नॉट टू सी द होल स्टेयरकेस. ओके, सो जस्ट स्टार्ट योर जर्नी विद द फर्स्ट स्टेप विद कॉन्फिडेंस. सो यहाँ पर जो अगर हम लोग अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग जाएं, जो भी यहाँ पर एनटीए ने या CUET ने यहाँ पे हम लोग अपना सिलेबस दिया है, उसके अकॉर्डिंग जो हमारा सबसे पहला चैप्टर है, अगर उसको हम क्रोनोलॉजी से करें यहाँ पर, तो वो होगा हमारा नेशन बिल्डिंग एंड इट्स प्रॉब्लम्स. तो यहाँ पर किस नेशन की बात की जा रही है और ये क्या बिल्डिंग करने की बात कर रहे हैं, ये क्या प्रॉब्लम्स थी. आई होप अगर आप लोगों ने इंटर में ये सारी चीज़ें पढ़ी ही होंगी अपने, बट फॉर अ क्विक रीजन, हम लोग यहाँ पर आफ्टर इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया आफ्टर 1947 जो भी हमारे चैलेंजेस थे हमारे सामने, और उन चैलेंजेस को हमने कैसे फेस किया, या वो चैलेंजेस कौन कौन से थे, वो प्रॉब्लम्स कौन कौन सी थी जो कि एक यूनाइटेड नेशन को बिल्ड करने में आ रही थी, हमारे सामने थी. या फिर आफ्टर इंडिपेंडेंस कैसे हम अपने कंट्री की यूनिटी और इंटीग्रिटी को यहाँ पर अश्योर कर पाए. उन सभी चीज़ों पे जो भी प्रॉब्लम्स आ रही थी, उसे हम लोग इस चैप्टर के अंदर डील करेंगे और देखेंगे कि कैसे हमने उनको टैकल किया और वो चैलेंजेस कौन कौन थे. तो जो हमारा चैप्टर को कवर करने का जो एक हमारा मेथड होगा, जो मेथडोलॉजी होगी, जो मोडस ऑपरेंडी होगी हमारी, वो सिंपल सी होगी कि हम लोग डिफरेंट टॉपिक्स को एज अ क्वेश्चन यहाँ पर डील करेंगे. हमारे कुछ यहाँ पर सब पॉइंट्स होंगे, उन सब पॉइंट्स को मैं यहाँ पर आप लोग को दिखाऊंगा स्लाइड्स में और उसे एक्सप्लेन करूंगा. और जो भी आप लोग की क्वेरीज हैं वो आप लोग कमेंट बॉक्सेस में और पूछ सकते हैं. सो यहाँ पर जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है, अगर आप लोग अपनी NCERT के हिसाब से भी जाओगे, ओके, सो अगर आप लोग यहाँ पर जानना चाहते हो कि मैंने कौन सी बुक को एज अ रेफरेंस बुक यूज़ किया है यहाँ पर, तो बहुत ही सिंपल सी बात है, मैंने यहाँ पर NCERT को यूज़ किया है. ओके, एंड वाई आई हैव यूज NCERT, वेरी सिंपल इसका आंसर है. सिंपल सी बात ये है कि अगर आप लोग अपने सिलेबस को देखोगे, और आई होप सो आप लोगों ने देखा ही होगा, तो उसमें सिंपली जो NCERT के चैप्टर है उनका नाम लिख दिया गया सब हेडिंग से. और मेरे हिसाब से ये एक स्टैंडर्ड बुक है और इसे आप सभी लोगों को फॉलो करना चाहिए. ओके, तो यहाँ पर जो हमारा सबसे पहला यहाँ पर पॉइंट है या क्वेश्चन कहें इसे, दैट व्हाट वर द चैलेंजेस. जब हमारे देश को जब आज़ादी मिली, जब उसको इंडिपेंडेंस हुई, तो हमारे सामने चैलेंजेस कौन कौन से थे. तो सबसे पहला चैलेंज, अगर आपने अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा, स्पेशली 11th में हिस्ट्री में या पॉलिटी में, तो आप लोगों को समझ में आएगा कि कैसे कैसे चैलेंजेस थे हमने जो फेस किए अपनी फ्रीडम स्ट्रगल के पूरी जर्नी में. और वो सेम टू सेम चैलेंजेस अगर हम देखें ब्रिटिशर्स को हटा करके, तो आफ्टर इंडिपेंडेंस ऑल्सो हमारी सोसाइटी में वो सारी चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी. तो सबसे पहला जो हमारा जो प्राइम चैलेंज था, वो था कैसे हम अपनी कंट्री को एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट दें. ओके, कैसे हम अपनी कंट्री को एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट दें. ये यहाँ पर क्यों चैलेंज था, बिकॉज यहाँ पर डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का एक बहुत ही फेमस कोट है कि हम कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू अपने कंट्री में एक पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को तो स्टैब्लिश कर सकते हैं, बट वो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी हमारी जो होगी, जो पॉलिटिकल हमारी यहाँ पर जो गवर्नमेंट होगी, डेमोक्रेटिक हमारी सो कॉल्ड गवर्नमेंट होगी, वो तब तक किसी काम की नहीं होगी जब तक हमारी सोसाइटी में डेमोक्रेसी ना आ जाए, जब तक हमारी फैमिली के लेवल पर डेमोक्रेसी ना आए, जब तक विलेज के लेवल पर डेमोक्रेसी ना आए. तो यहाँ पर जो इस पूरी सीरीज में कि आपको पहले अपनी पॉलिटी को यहाँ पर डेमोक्रेटिक करना है, फिर सोसाइटी को डेमोक्रेटिक करना है, ये सारी कहते हैं हमारे सामने चैलेंजेस थे. और इसी पूरी सीरीज में सबसे पहला चैलेंज जो हमारे सामने था,
कैसे हम अपनी गवर्नमेंट को डेमोक्रेटिक वे में वर्क कराएं। ये सबसे पहला क्यों होगा? इसका आंसर बहुत ही यूजुअल है, बहुत ही नॉर्मल सा है, क्योंकि इसके पहले हमारी कंट्री क्या थी, हम लोग यहाँ पर क्या थे, ब्रिटिशर्स का यहाँ पर रूल था। तो ब्रिटिशर्स का जो रूल करने का तरीका था वो टोटली अनडेमोक्रेटिक, ऑटोक्रेटिक, और उसमें किसी की भी कोई से नहीं थी, खास तौर पर इंडियंस की। तो सबसे पहला जो हमारा जो प्राइम ऑब्जेक्टिव था, फ्रीडम नेशनलिस्ट, जो हमारा नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल था, उसका प्राइम ऑब्जेक्टिव हमारा था कि कैसे हम अपनी कंट्री में एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को लेकर के आए, जो कि इंडियंस के लिए बनी हो, इंडियंस के द्वारा इलेक्टेड हो, इंडियंस उन्हें उस गवर्नमेंट को इलेक्ट करें और वो गवर्नमेंट इंडियंस के लिए ही वर्क करे। तो सबसे पहला हमारे पास यहाँ पर क्या प्राइम ऑब्जेक्टिव था कि यहाँ पर हमें अपनी कंट्री को एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के थ्रू रन करना है। तो अगर आपसे यहाँ पर एमसीक्यू भी इसमें फॉर्म किया सकता है बहुत इजीली कि व्हाट वर दी चैलेंजेस, और उसमें आपको ABC करके दे दिया सकता है 4 पॉइंट्स, और उसके बाद नीचे आपको पूछा जा सकता है कि कौन कौन से चैलेंजेस थे और कौन कौन से नहीं थे। तो यहाँ पर हमें देखना है सबसे पहला हमारा चैलेंज क्या हुआ कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को इंडिया में स्टैब्लिश करना है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इंडिया में स्टैब्लिश कैसे होगी? जब उसे इंडियंस इलेक्ट करके भेजेंगे, वो सिलेक्टेड नहीं होंगे, उनके जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, जो भी या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं, उनके जो भी मेंबर्स हैं वो इलेक्टेड होने चाहिए। ओके, देन हमारा जो यहाँ पर सेकंड चैलेंज या सेकंड ऑब्जेक्टिव हम जिसे कहेंगे वो क्या होगा? रन द गवर्नमेंट फॉर द गुड ऑफ ऑल, पर्टिकुलरली द पुअर एंड द सोशली डिसएडवांटेज ग्रुप्स। इसका मतलब क्या है? हमने यहाँ पर पूरे अपने नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल के जर्नी में ये देखा कि जो वहां पर रूल था वो किसके लिए था? वो ओनली एंड ओनली फॉर ब्रिटिशर्स था। या फिर टू दी एक्सटेंट बात की जाए तो जो जमींदार थे, जो यहाँ पर मीडिएटर्स थे, वो उनके बेनिफिट के लिए था, ना कि हमारे जो पुअर मासेस हैं, जो पीजेंट्स हैं, जो हमारे आर्टिजन्स हैं, जिनकी यहाँ पर पूरी इकोनॉमी बर्बाद हो गई। तो ये सारी चीजें उनके लिए नहीं थी। तो जब हम अपनी कंट्री में एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट स्टैब्लिश कर रहे हैं, तो उस गवर्नमेंट का प्राइम ऑब्जेक्टिव क्या होगा? देखिए, हमारा स्ट्रगल का तो प्राइम ऑब्जेक्टिव था कि हम डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को इलेक्ट करें। बट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को इलेक्ट क्यों करना है? उसके पीछे का रीजन था कि वो जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इलेक्ट होकर के आएगी, वो वर्क करेगी गुड ऑफ ऑल। इट मींस वो किसी एक स्पेसिफिक रिलीजन, कास्ट, ग्रुप, या किसी भी एक लिंग्विस्टिक ग्रुप हो, या कोई भी एक रीजनल ग्रुप हो, या फिर वो किसी भी तरीके का वहां पर क्या है, डिस्टिंग्विश ना करे वहां पर कि हम किसी एक के लिए अच्छा काम कर रहे हैं और दूसरे के लिए नहीं कर रहे हैं। तो हमें क्या करना था? एक ऐसी गवर्नमेंट लेकर के आनी थी जो डेमोक्रेटिक हो, और वो गवर्नमेंट सभी लोगों के अच्छाई के लिए, गुड या गुडविल के लिए काम करे। पर्टिकुलरली किसके लिए? द पुअर एंड द सोशली डिसएडवांटेज ग्रुप्स। ओके, जो हमारे जो पुअर ग्रुप्स हैं, जो डिसएडवांटेज्ड है, बिकॉज अगर आप हायरार्की कभी भी देखोगे किसी भी सोसाइटी की, वो इंडियन सोसाइटी हो या किसी कहीं की भी सोसाइटी हो, तो सबसे ज्यादा जो सेफगार्ड चाहिए होते हैं, जो सबसे ज्यादा यहाँ पर प्रमोशंस या आप कहें रिजर्वेशन चाहिए होते हैं, वो चाहिए होते हैं पुअर या सोशली डिसएडवांटेज ग्रुप्स को। अब पुअर तो यहाँ पर सिंपली बात समझी जा सकती है कि वो इकोनॉमी की बात की जा रही है, बट सोशली डिसएडवांटेज ग्रुप कौन से होंगे? तो सोशली डिसएडवांटेज ग्रुप्स सिंपली से वही होंगे, या आपकी लोअर कास्ट हो गई, या फिर ऐसे यहाँ पर पीजेंट्स, या ऐसे इकोनॉमिक ग्रुप्स हो गए जिनकी यहाँ पर इकोनॉमिक जो पूरी एक्टिविटीज थी वो डिस्ट्रॉय हो गई थी। ठीक है, या फिर जिनकी जो सोसाइटी की हायरार्की है, जो अनटचेबल्स थे, जो दलित थे। ठीक है, तो ये यहाँ पर हमारा सेकंड चैलेंज था हमारी कंट्री के सामने आफ्टर द इंडिपेंडेंस। नाउ गोइंग टू आवर वेरी नेक्स्ट स्लाइड, हमारा यहाँ पे अगला पॉइंट हमें देखने को मिलता है कि हमें यहाँ क्या करना था? अपने नेशन को यूनाइटेड रखना था, साथ ही साथ अकोमोडेटिव ऑफ द डाइवर्सिटी इन आवर सोसाइटी। अब यहाँ पर दो चीजें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। पहला तो क्या था कि हमें अपने नेशन को यूनाइटेड रखना था। ओके, तो यूनाइटेड नेशन का मतलब क्या है? एक स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट चाहिए थी हमें। क्यों चाहिए थी? क्योंकि एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस हमें ये चीज पता थी कि हमारी कंट्री जो है मोर देन 500 प्रिंसिपैलिटीज को जोड़ करके बनाई गई थी। इट मींस इस कंट्री के अंदर डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा थी, और जहां भी डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा होगी, वहां पर डिफरेंट डिफरेंट व्यूज देखने को मिलेंगे, हमें डिफरेंट आइडियोलॉजीज देखने को मिलेंगी, डिफरेंट बातों, डिफरेंट रिलीजन्स, डिफरेंट लैंग्वेज को बोलने वाले लोग देखने को मिलेंगे। और जब इतने ज्यादा डिफरेंसेस होते हैं किसी भी सोसाइटी में, तो इस बात की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है कि जो मेजोरिटी है वो
अपने रूल को एस्टेब्लिश करने के लिए ज़्यादा एनफोर्स करेगी और माइनॉरिटीज़ के अंदर कुछ ना कुछ फियर्स आ जाएंगे। और जब इतनी ज़्यादा डाइवर्स सोसाइटी होगी तो आपको देखने को मिलेगा कई ऐसे स्टेट्स होंगे जहाँ पर आपके कुछ रिलीजन माइनॉरिटी में होंगे बट वो नेशन के लेवल पर मेजॉरिटी में होंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आप नॉर्थ ईस्ट में जाओगे तो वहाँ पर आपको माइनॉरिटीज देखने को मिलेंगी हिंदू, बट आप नेशन के लेवल पर देखोगे तो ये मेजॉरिटी में है। तो हमें यहाँ पर क्या करना था, अपने नेशन को यूनाइटेड रखना था। ये कैसे होगा, जब हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट होगी जो कि सारी प्रॉब्लम्स को एक यूनिफॉर्म मेथड में ट्रीट कर सके। साथ ही में ये यूनिफॉर्मिटी या ये कंट्रोल जो सेंटर का है वो इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए कि जो रीजनल डाइवर्सिटीज़ हैं, जो कास्ट, रिलीजन या जो भी हमारे लॉज हैं, उनको यूनिफॉर्म कर दे। बिकॉज अगर पूरे कंट्री के लिए एक सेम काइंड ऑफ यूनिफॉर्म लॉज होंगे तो उसका डिसएडवांटेज हमें देखने को मिलेगा कि हम डाइवर्सिटी को अकोमोडेट नहीं कर पाएंगे। बिकॉज हर जो ग्रुप है, हर डाइवर्स ग्रुप है, उसकी अपनी कुछ डिमांड्स होंगी, उसकी अपनी एस्पिरेशंस होंगी, और हर ग्रुप की डिमांड्स और एस्पिरेशन को फुलफिल करने के लिए अलग अलग लॉस और अलग अलग प्रोसीजर्स हमें चाहिए होंगे। तो यहाँ पर हमारा थर्ड पॉइंट सिंपल से यही है कि हमें अपनी कंट्री को, अपने नेशन को यूनाइटेड रखना था। वहाँ पे किसी भी ऐसी एक्टिविटी को अलाउ नहीं करने देना था जो कि हमारी कंट्री की यूनिटी और इंटीग्रिटी के अगेंस्ट हो। साथ ही साथ सेंट्रल गवर्नमेंट को हमें स्ट्रॉन्ग करना था, और स्टेट्स को भी इतनी यहाँ पर हमें क्या फ्लूइडिटी देनी थी कि वो जो डाइवर्सिटी है, जो सोसाइटी की हमारी डाइवर्सिटी है, इसको हम अकोमोडेट कर सकें। इट मीन्स सभी डाइवर्स ग्रुप्स को एक साथ लेकर के चल सकें। साथ ही में जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर आता है वो है टू स्टैब्लिश डेमोक्रेसी। हमने पहले पॉइंट में अपने देख लिया था कि जो डेमोक्रेसी का मतलब है वो सिर्फ इतना नहीं है कि यहाँ के लोग गवर्नमेंट को इलेक्ट करके भेजें और वो गवर्नमेंट लोगों के लिए वर्क करे। ये हमारी सिर्फ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को शो करता है। अगर आप प्रेम्बल में देखोगे तो वहां पे आपको देखने को मिल जाएगा कि जस्टिस हमारा क्या है, इकोनॉमिक भी होना चाहिए, सोशल भी होना चाहिए और पॉलिटिकल भी होना चाहिए। इट मीन्स जो डेमोक्रेसी है हमारी वो सोसाइटी के लेवल पर भी आनी चाहिए। तो सोसाइटी के लेवल पर डेमोक्रेसी कैसे आएगी, जब हमारे जो जो डिफरेंट सोशल ग्रुप्स हैं उनकी जो भी डिमांड्स हैं, उनकी जो भी यहाँ पर रिजर्वेशन है, उनको अकोमोडेट किया जाएगा। जो हमने ऊपर देखा कि अकोमोडेटिव होनी चाहिए डाइवर्सिटी हमारी सोसाइटी में। तो डेमोक्रेसी हमारी फैमिली के लेवल तक आनी चाहिए। ये हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, जो हमारा यहाँ पर पूरा नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल है, उसका एक एम था कि डेमोक्रेसी सिर्फ पॉलिटी में, इट मीन्स जो हमारा गवर्नमेंट की जो प्रोसेसिंग है सिर्फ उसमें ना हो, बल्कि हमारी सोसाइटी के लेवल पर इकोनॉमिक डेमोक्रेसी भी हो, इकोनॉमिक जस्टिस भी हो, और ये सारी चीजें हो। उसके बाद ही एक सोसाइटी को हम लोग डेमोक्रेटिक सोसाइटी बोल सकते हैं। ठीक है। नाउ कमिंग टू आवर नेक्स्ट पॉइंट, to ensure the development and well-being of the entire society at not only of some sections। इसका मतलब क्या है और ये यहाँ पर चैलेंज हुआ क्यों होगा, सबसे पहली बात तो यही है। अगेन हमने जो पहले देखा कि हमारे जो इंडिया की सोसाइटी थी उसमें कुछ सेक्शंस थे जो प्रिविलेज थे, चाहे वो रूलिंग क्लास रही हो, जमींदार रहे हो या ब्रिटिशर्स रहे हो। उनके ही डेवलपमेंट की चीजें हुआ करती थी और उनके ही वेलबींग के लिए सारी जो पूरी प्रोसेस थी वो वर्क करती थी। तो हमें यहाँ क्या करना था कि डेवलपमेंट होना चाहिए और वेलबींग होनी चाहिए पूरी सोसाइटी की। अब यहाँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड आता है, डेवलपमेंट। डेवलपमेंट का मतलब सिर्फ यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट नहीं होता है कि आपके घर के सामने रोड बन जाए या फिर आपके घर में वाटर टैप आ जाए। डेवलपमेंट एक बहुत ही होलिस्टिक टर्म है जहाँ पर आपकी हेल्थ को लेकर के भी डेवलपमेंट होना चाहिए। इट मीन्स आपके पास एक एक्सेसिबल हेल्थ सर्विसेज होनी चाहिए। आपके पास यहाँ पर जो आपकी लाइफ है, जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है, वो भी इम्प्रूव होनी चाहिए। आपके पास एजुकेशन भी होनी चाहिए। और जब ये सारी फैसिलिटीज पूरी सोसाइटी के हर एक सेक्शन को मिली, जब वो अंत्योदय तक पहुंचे, वो सारी पूरी जो हमारी यहाँ पर सर्विसेज हैं, तो हम कहेंगे कि सोसाइटी का डेवलपमेंट हो रहा है एक होलिस्टिक मैनर में। पूरी सोसाइटी के हर एक सेक्शन का डेवलपमेंट हो रहा है। एंड एट लास्ट जो हमारा चैलेंज था वो था टू रियलाइज द फ्रीडम। अब यहाँ पर फ्रीडम वर्ड का क्या मतलब है, इसका सिर्फ ये मतलब नहीं है कि हमें कंट्री को आज़ाद कराना था ब्रिटिश के रूल से। फ्रीडम मतलब अगेन ये भी एक बहुत ही होलिस्टिक टर्म होता है। फ्रीडम आपको किससे चाहिए, इट मीन्स आपको जो आपकी हंगर है, जो आपकी पोवर्टी है, ओके, जो एक ऑटोक्रेटिक रूल है, इन सभी चीज़ों से हमें फ्रीडम चाहिए। हमें एक फ्रीडम चाहिए, फ्रीडम ऑफ थॉट, फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस। हम किस रिलीजन को फॉलो करना चाहते हैं, हम क्या काम करना चाहते हैं, हम कैसे सोचना चाहते हैं,
ऑफ कोर्स इसके अपने अपने रेस्ट्रिक्शंस हो सकते हैं, बट ये सारी चीजें फ्रीडम का पार्ट होती हैं। तो हमारा जो लास्ट यहाँ पर चैलेंज था वो ये था कि हमें अपने फ्रीडम को रियलाइज करना है। ओके, सो ये हमारा इन ब्रीफ क्या थे, कुछ चैलेंजेस थे जिन्हें हमने यहाँ पर देखा। एंड आई होप सो आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होंगी। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप लोग इसको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे एंड वी विल कंटिन्यू आवर जर्नी फ्रॉम दैट। टिल देन, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।